ये स्टूडेंट देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में। व्हेन देयर इज मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मीडियम पार्शियली फिल्ड होगा तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला स्टडी किया था, देखिए। व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके सामने अनदर प्लेट है, सेकेंड प्लेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, and the distance between the plates is small d, and there is a medium which is partially filled between the plates of the capacitor. तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये जो मीडियम फिल किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। और ये जो मीडियम है इसकी थिकनेस को किससे लिखा जाता है? इसकी थिकनेस को स्मॉल टी से लिखा जाता है। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो इस केस में यहाँ पर कैपेसिटेंस का देखिए क्या क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। हमने बोला था कि कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास कैपेसिटेंस का। ओके, अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे, अलग अलग कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो क्या क्या कंडीशंस होंगी उनके बारे में सुनिए। सबसे पहले थिकनेस को हम लोग लिख देते हैं स्मॉल टी से, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। So the formula of capacitance which we have made in the last class is epsilon naught A d minus t plus t upon epsilon r. अब इसके स्पेशल केसेस देखिए। इसके स्पेशल केस में फर्स्ट केस है when there is no medium between plates, no dielectric medium between plates। अगर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तो थिकनेस ऑफ द मीडियम की जगह पर लिख दिया जाएगा जीरो। थिकनेस ऑफ द मीडियम विल बी जीरो। अगर थिकनेस को जीरो लिख देंगे तो देखिए टी की जगह पर यहाँ जीरो लिखेंगे और यहाँ जीरो लिखेंगे, तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस जीरो प्लस टी अपॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर। तो डी माइनस जीरो डी रह जाएगा, ये जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर जीरो हो जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो आपको जनरल फॉर्मूला अभी ये वाला याद रखना है, दिस फॉर्मूला डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसके डाउन स्टेयर्स में ये क्वांटिटी आ रही है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जनरल फॉर्मूला। अगर कोई मीडियम नहीं है तो हम टी की जगह पर जीरो लिख देंगे। अगर मीडियम कंप्लीटली फिल्ड होगा तो सेकेंड केस व्हेन dielectric medium is completely filled between plates, when dielectric medium is completely filled between plates, plates के बीच में completely filled medium। तो इस केस में देखिए कैपेसिटेंस क्या आएगा? थिकनेस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये जो सेकंड केस है इसमें ये बोला जा रहा है कि प्लेट्स के बीच में जितना भी स्पेस है, प्लेट्स के बीच में जितना भी स्पेस है उतना ही मीडियम भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो डी है वो टी के इक्वल आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो थिकनेस ऑफ द मीडियम के बराबर आएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस डी प्लस D अपॉन एप्सिलॉन आर। ये D माइनस डी, ये तो जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? D अपॉन एप्सिलॉन आर। सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर अपस्टेयर्स में आ जाएगा। सो कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड विल बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन D। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन plates between the when plates space between the plates is completely filled with the medium.
जब प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस फॉर्मूला। ओके, तो जनरल फॉर्मूला ये है, अगर कोई मीडियम नहीं है तो टी की जगह पे 0 लिख देंगे। अगर मीडियम कंप्लीटली फिल्ड है, स्पेस जो प्लेट्स के बीच का स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो टी की जगह पर हम लोग डी पुट कर देंगे और ये वैल्यू पुट करते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा, अब एक और इसका स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल केस ये है कि जब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को प्लेट्स के बीच में फिल किया जाएगा, तो स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है कि अगर प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो 3/4D 3/4D इतनी डिस्टेंस तक भरा गया, इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उस केस में आपको फिर से इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन करके बताया हुआ है, हमने फॉर्मूला वाला नहीं, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर। Okay, now we will write about the next case. That case is when there are different mediums are filled with different dielectric constant. Capacitance of parallel plate capacitor. This is the next topic. Capacitance of parallel plate capacitor filled with different dielectric substances of different thickness. Different dielectric substances of different thickness. इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूं। जनरल फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। हम लोग इसमें दिखाते हैं कि दो प्लेट्स है हमारे पास, एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, सो दिस इज द फर्स्ट प्लेट विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड there is another plate which is having the negative charge, and we are filling the multiple mediums, different mediums between the plates. This is the second plate which is negatively charged, and both are having the same area, and the distance between the plates is d. So here we will first make the first medium. ये first medium है, जो पहला मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r1, और इसकी जो थिकनेस है वो है T1। इसको हम लोग इस डिजाइन से दिखा देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को। नाउ दिस इज द सेकंड मटेरियल which is having dielectric constant epsilon r2, and this is the second medium which is filled of thickness T2। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आएगा थर्ड मीडियम, इसी तरह से nth मीडियम आएगा, तो nth मीडियम को हम लोग इसमें दिखाते हैं। So dielectric constant of this medium is epsilon Rn। इसका अलग डिजाइन दिखा देते हैं, क्योंकि ये सारे सब्सटेंस अलग अलग हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो है Tn, एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट, और ये इसकी सेकंड प्लेट है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। So this is a capacitor which is filled with different dielectric substances of different thickness, जिसमें अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने भर रखे हैं, और सबकी थिकनेस भी क्या है, सबकी थिकनेस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस केस में एक तो फॉर्मूला ये बनता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है
या थिकनेस ऑफ द मीडियम है, थिकनेस ऑफ द मीडियम जो है वो कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 प्लस Tn। पहली थिकनेस T1 T2 T3 ऐसा करते करते Tn, सारी थिकनेस को अगर ऐड कर देंगे तो वो टोटल थिकनेस ऑफ द मीडियम हो जाएगी। अब टोटल थिकनेस ऑफ द मीडियम किसके बराबर आ रही है, डी के इक्वल आ रही है, तो हम इसकी जगह पर डी भी लिख सकते हैं। तो एक तो इसमें ये स्टेटमेंट बनेगी। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं। सो द कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी, थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीडियम की थिकनेस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। सो दिस विल बी T1 प्लस T2 डैश 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 प्लस Tn। सो और इसके प्लस में क्या आता है, इसके प्लस में आता है T अपॉन एप्सिलॉन आर। अब T अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे मीडियम 1 के बारे में, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1। जो फर्स्ट मीडियम है उसकी थिकनेस T1 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1, प्लस सेकेंड मीडियम जो है उसकी थिकनेस T2 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R2, एंड प्लस डैश 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 nth मीडियम की थिकनेस है Tn और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन Rn। अब देखिए इस फॉर्मूला के अंदर क्या कैंसिल हो रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया था T1 T2 प्लस T3 Tn। ये टोटल जो मीडियम की थिकनेस है ये किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये T1 प्लस T2 प्लस Tn, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो D से D कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस D, दिस विल बी 0, ये 0 हो जाएगा। और इसके प्लस में जो जो क्वांटिटीज है उसको एज इट इज लिख देंगे। T1 जो है वो एप्सिलॉन R1 है और जो T2 थिकनेस है सेकंड मीडियम की उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 है। इसी तरह से जो nth मीडियम है उसकी थिकनेस Tn है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन Rn है। D माइनस डी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जब डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल्स जो हैं वो किस में भरे होंगे, वो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसमें फिल्ड होंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर। अभी मैं एक आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ एनसीईआरटी बुक का, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, so here we will write about the next topic. Okay, the numerical is the capacitance of a capacitor is capital C. The distance between the plates is D. The capacitance of a capacitor is capital C. The distance between the plates is small d. ये डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में। अब मीडियम की थिकनेस बताने वाला हूं मैं आपको। If the 3/4d of the distance is filled with a substance, if 3/4d distance is filled with substance, is filled with dielectric substance, dielectric substance of relative permittivity epsilon r, dielectric substance of relative permittivity epsilon r, then what is the capacitance of the capacitor? Then
what is the capacitance of the capacitor। देखिए सबसे पहली बात, डायग्राम में समझ लीजिए इस चीज को क्या दे रखा है। ये एक कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी। और ये कह रहा है कि इसमें जो मीडियम फील्ड है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो मीडियम इसमें फिल कर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आ रहा है, ये इसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है 3/4d। तो ये 3/4d डिस्टेंस को कवर कर रहा है इसमें। पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। अगर पार्शियली फील्ड है तो हम पार्शियली फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये जो 3/4d है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये जो 3/4d यहाँ पर गिवन है ये थिकनेस की वैल्यू है। तो टी आपको दे रखा है, थिकनेस आपको बता रखी है मीडियम की। ओके, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं और कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दे रखा है, हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब टी के प्लेस पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन क्या है, गिवन है टी इज इक्वल टू 3/4d। टी की वैल्यू 3/4d दे रखी है। तो इस केस में क्या कैपेसिटेंस आएगा, ये जनरल फॉर्मूला है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करोगे सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस 3/4d प्लस दिस विल बी 3/4d एप्सिलॉन आर। तो हमने ये स्मॉल टी की वैल्यू दोनों जगह पर पुट कर दी। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 3/4, ये तो आ जाएगा 1/4। सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। Capacitance is equal to epsilon naught A divided by 1 minus 3/4. So this will be 1/4d plus 3/4d upon epsilon r. अब इसमें से देख लो क्या एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 एप्सिलॉन आर आएगा, और जो जो इसमें से कॉमन आएगा उसको कॉमन लिख देंगे। तो इसमें से हम लोग कॉमन क्वांटिटीज को लिख देते हैं। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, एलसीएम हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 एप्सिलॉन आर, दिस इज द एलसीएम, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, d एप्सिलॉन आर। सो दिस विल बी d एप्सिलॉन आर प्लस 4 एप्सिलॉन आर से 4 एप्सिलॉन आर कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 3d। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देंगे। यहाँ से d कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बी d/4 एप्सिलॉन आर। एक तो 4 एप्सिलॉन आर कॉमन आ जाएगा और दोनों में से d कॉमन आ रहा है, तो d/4 एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 1, एप्सिलॉन आर प्लस 1। अब इसको आप स्टेयर्स पे लिखना है तो आप स्टेयर्स पे लिख दीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय डी एप्सिलॉन आर प्लस 1। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ये भी लिख सकते हैं इसको। एप्सिलॉन आर प्लस 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 है ना, 1 नहीं लिखेंगे, इट विल बी 3। यहाँ से d कॉमन लिए ना, तो d को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एप्सिलॉन आर रह जाएगा और प्लस में क्या रह जाएगा, प्लस में 3 रह जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो दिस विल बी द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डिस्टेंस ऑफ 3/4d। जब 3/4d मीडियम डिस्टेंस में मीडियम भरा होगा तो हम लोग ये इसको लिख सकते हैं। ओके, इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस तब है जब मीडियम फील्ड है। जब कोई भी मीडियम फील्ड नहीं होता तो हम इसको मीडियम वाला लिख देते हैं ना, कैपेसिटेंस इन मीडियम व्हेन मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। और कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, जब प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होगा तो क्या कैपेसिटेंस होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपको इस फॉर्मूला में कहीं पर ये दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा एप्सिलॉन नॉट
ये रहा ए और ये रहा डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस सी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। यही तो बता रखा था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, कैपिटल सी है और वो इतना होगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो कैपेसिटेंस इन द मीडियम विल बी, देखो 4 एप्सिलॉन आर रह जाएगा, एक तो 4 एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर प्लस 3, एप्सिलॉन आर प्लस 3, और इस पूरे की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इसकी जगह पर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस। सो दिस विल बी द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन a medium of 3.4 d thickness is filled in the parallel plate capacitor। तो इस तरह से हम लोग ये इसका सॉल्यूशन बताएंगे। So the next topic is capacitance of spherical capacitor। ये सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर है, मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको उसका मैं फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें वो फॉर्मूला काम आएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, और डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि इसमें 2 होलोस्फेयर होंगे मेटल के। तो जैसे कि ये पहला होलोस्फेयर है मेटल का, और इसके बाहर ये दूसरा होलोस्फेयर है मेटल का। जो फर्स्ट जो आउटर है उसकी रेडियस को हम लोग R1 से लिख देते हैं, और जो इनर स्फेयर है उसकी रेडियस को हम लोग लिख देते हैं R2 से। अब जैसे भी लिखना चाहें, R1 R2 एक्सचेंज करना चाहें तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बुक के हिसाब से चलते हैं। बुक में इसको R2 लिखा हुआ है, और ये जो रेडियस है आउटर स्फेयर की, उस रेडियस को किससे लिखा गया, उस रेडियस को R1 से लिखा गया। सो दीज आर द रेडियस ऑफ दीज 2 मेटलिक स्फेयर। ये दोनों कंडक्टर हैं जिसमें कुछ चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। अब देखिए चार्ज कैसे स्टोर करेंगे। चार्ज स्टोर करने के लिए कुछ टेक्निक यहाँ पे लगानी पड़ेगी। क्या टेक्निक है वो, उसके बारे में सुनिए। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके साथ में एक कंडक्टर वायर लगाएंगे। जो अंदर वाला स्फेयर है इसके साथ में मैंने कॉपर की वायर लगाई, और वो कॉपर की वायर इस आउटर स्फेयर पे टच नहीं होनी चाहिए। अगर इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल की हेल्प लेंगे, जैसे कि रबर हो जाएगा, तो यहाँ रबर लगाएंगे और ड्रिल मशीन से होल को ड्रिल करके इसमें से वायर को पास करेंगे। और इस वायर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई पोटेंशियल का सोर्स लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाई पोटेंशियल का सोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया किसी बैटरी का, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये जो इनर स्फीयर है इस इनर स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर इनर स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ये अपने नेगेटिव चार्ज को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इनर जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये इनर स्फीयर को हमने दिखा दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और कितना चार्ज है, तो आंसर है इसमें प्लस क्यू चार्ज आएगा। और ये कैसे चार्ज करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अंदर वाले स्फीयर के साथ एक कंडक्टर वायर लगाएंगे, एक कॉपर की वायर लगाएंगे, और उस वायर को पास करेंगे आउटर स्फीयर से ड्रिल मशीन से होल करके, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे, और ये जो वायर यहाँ बाहर आ रही है उसको हाई पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हाई पोटेंशियल का सोर्स लगा रखा है हमने, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, आउटर वाले स्फीयर पर, इसकी अंदर वाली साइड पर, तो इनर साइड पर तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये इंडक्शन हो रहा है, आउटर स्फीयर पर इंडक्शन हो रहा है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसके आउटर सरफेस पर, तो आउटर सरफेस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है इसकी अर्थिंग कर दीजिए। तो इसके आउटर सरफेस को हमने कॉपर वायर से क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो इसको हमने अर्थ कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, इसके जो आउटर सरफेस है वहां का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे जो उस आउटर सरफेस को डिस्चार्ज कर देंगे। तो अंदर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है।
तो हमें तो अंदर वाले स्फीयर को चार्ज करना है, बाहर वाला स्फीयर जो है वो ऑटोमेटिकली इंडक्शन के कारण चार्ज हो जाएगा और दोनों पर सेम चार्ज रहेगा। अभी इन दोनों स्फीयर्स के बीच में ये खाली स्पेस है, फ्री स्पेस है, इसमें कोई भी मीडियम फील्ड नहीं है। अगर मीडियम फील्ड नहीं है तो उस केस में हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैंने आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका बता रखा है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए ये जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सारे डेरिवेशन में ऐसा ही है पूरे चैप्टर में, सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों प्लेट्स पर जितना भी पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकालेंगे फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आप पहले मेरे को ये बताओ कि कौन सी प्लेट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सी प्लेट पर पोटेंशियल लो होगा। ये हाई पोटेंशियल की प्लेट होगी, इनर प्लेट। ये हाई पोटेंशियल की प्लेट क्यों होगी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। आर होती है रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर रेडियस छोटी है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इनर वाले स्फीयर की रेडियस कम है, अगर इसकी रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम पहले हायर पोटेंशियल वाले को लिखेंगे फिर लोअर पोटेंशियल वाले को लिखेंगे। तो हायर पोटेंशियल, ये जनरल फॉर्मूला है, चलो ये फॉर्मूला भी काम आएगा अभी देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी से लिख रहा हूँ। पहले अंदर वाली प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अंदर वाली प्लेट पर पोटेंशियल है के क्यू, इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी है, तो आंसर है इसकी रेडियस है R2 माइनस ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, आउटर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा ये, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो आउटर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया एंड दिस विल बी के क्यू अपॉन R1। ये आ जाएगा के क्यू अपॉन R1। तो इस तरह से हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख देते हैं, बाकी की जो प्रोसेस है वो हम कर देते हैं। ओके, सो नाउ सो दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस पर ये पोटेंशियल है, इस पर ये पोटेंशियल है, दोनों को माइनस करती पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपको क्लियरली दिख रहा है कि के और क्यू को कॉमन लिख देते हैं। यहां पर आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। एलसीएम लेंगे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं पहले पोटेंशियल को, फिर कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में इसको डाल देंगे। So now the potential will be K capital Q. This will be LCM कितना आएगा, R2 into R1. So this will be R1 R2. ये LCM आया। R2 से R2 कैंसिल, क्या बचेगा, तो आंसर है R1 माइनस R2, R1 से R1 कैंसिल, यहाँ बचेगा R2. So this will be माइनस R2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच का। Now we will calculate the capacitance. तो इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। सो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस लिखा जाता है Q अपॉन V से। V की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। ये वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे सो द फॉर्मूला विल बी Q डिवाइड बाय के क्यू, और K की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। K की वैल्यू पुट करोगे तो K को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं Q, और ये क्या था, ये है R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 R2। अब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रेसिप्रोकल कर दो, 4πε0 अपस्टेयर्स में आ जाएगा, R1 R2 अपस्टेयर्स में आ जाएगा। सो द फॉर्मूला विल बी 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R1 minus R2. So this will be the formula of the spherical capacitor. ये spherical capacitor के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं मीडियम फिल कर दूं तो इसमें पार्शली वाला नहीं आएगा और कंप्लीटली फिल्ड वाला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें कंप्लीटली फिल्ड मीडियम कर दिया। ये प्लेट्स के बीच में जो भी थोड़ी बहुत जगह थी उसमें हमने मीडियम को फिल कर दिया। तो मीडियम को फिल करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आंसर है कि अगर आप इसमें मीडियम फिल कर रहे हो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो उस समय पर इसके कैपेसिटेंस को कैसे लिखा जाएगा, इसके कैपेसिटेंस को लिखा जाएगा व्हेन मीडियम इज फिल्ड,
सो दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बस इसके फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऐड कर देंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन आर ऐड कर देंगे। दिस विल बी R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। अब हो सकता है अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से डेरिवेशन किया हो, इसको R1 लिया हो, इसको R2 लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। बस आपको फॉर्मूला में ये याद रखना है कि पहले कौन सी रेडियस आएगी, लार्जर बड़े स्फीयर की रेडियस आएगी। तो R1 अगर आपने इसको R2 ले रखा है तो यहाँ पर R2 माइनस R1 आ जाएगा। सो R1 इज द स्फीयर रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो R1 जो होगी वो लार्जर स्फीयर की रेडियस होगी, जो पहले लिखी जाएगी वो लार्जर स्फीयर की होगी। तो जब इसमें मीडियम फील्ड नहीं है तो ये फॉर्मूला है फ्री स्पेस में, और जब हम इन दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर की प्लेट स्फीयर्स के बीच में जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इसमें मीडियम फिल कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, और कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? तो आंसर है कि आप इसकी डिस्टेंस को डिक्रीज कर दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। R1 माइनस R2 किसको बता रहा है? ये R1 माइनस R2 है, दिस स्पेस, ये वाला स्पेस को R1 माइनस R2 बोलते हैं। तो ये जो दोनों स्फीयर होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियस के होते हैं, ये जो दोनों स्फीयर होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली सेम रेडियस के होते हैं, बस बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मिलीमीटर का डिफरेंस रखा जाता है। तो अब हमने इस डायग्राम में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं उनके जो स्फीयर्स होते हैं उनके बीच में मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। तो अगर ये डिफरेंस बहुत कम रखेंगे, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दोनों स्फीयर हो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। सो दिस इज द स्फेरिकल कैपेसिटर।